ठीक है, बात कर लेंगे कल। देखिए चलिए, वेव हम लोग पढ़ रहे बेटा। भैया शांत। देखिए वेव जो है बेटा, इसको समझ लीजिए। एग्ज़ाम में जो वेव के क्वेश्चंस आते हैं वो इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। दूसरा सुपरपोजिशन ऑफ वेव के क्वेश्चन आएंगे। तीसरा डॉपलर इफेक्ट के क्वेश्चन आएंगे। या चौथा स्पीड ऑफ द वेव इन अ मीडियम के सवाल आते हैं। 4-5 सेक्शन है इस पर, जिस पे सवाल बनते हैं। सवाल जरूर आएगा वेव पर, और वेव पढ़ा रहेगा तो आपको वेव ऑप्टिक्स आराम से पढ़ लेंगे। इधर सुनो भाई, इधर सुनो और ध्यान से। चाचा प्लीज़ देखो बेटा, सबसे पहले वेव क्या है भैया, प्लीज़ सुनो। वेव क्या है? तो यहाँ पर बेटा, इट इज़ अ डिस्टर्बेंस, इट इज़ अ डिस्टर्बेंस, it is a disturbance which carries energy and momentum, which carries energy and momentum। बेटा ध्यान दीजिएगा। देखिए बेटा प्लीज, अरे भाई शांत रहना। तो इट इज़ अ डिस्टर्बेंस विच कैरीज एनर्जी एंड मोमेंटम। बेटा दरअसल क्या होता है, वेव को आप कैसे समझो, ऐसे समझो जैसे मैं समझा रहा हूँ। ध्यान दो इधर, ध्यान दो इधर प्लीज़। कुछ ज़रूरी बातें हैं, बेसिक पॉइंट है, 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ये पहले ही मान लेता हूँ आपको ज़रा भी नहीं आता, वहाँ से शुरू कर रहा हूँ। पहले ऐसे समझिए बेटा। अब अगर मान लीजिए आप बेटा स्ट्रिंग लेते हैं और स्ट्रिंग को यहाँ पर ऐसे दीवार से फिक्स कर देते हैं, स्ट्रिंग का एंड ऐसे फिक्स कर देते हैं, और क्या होता है कि आप यहाँ पर ऐसे पकड़ते हैं और डिस्टर्ब करते हैं, ऐसे ऊपर नीचे आप ऑसिलेट कराना शुरू करते हैं इस एंड को। इस एंड को जब आप ऊपर नीचे ऑसिलेट कराते बेटा, बिल्कुल ध्यान से सुनना, ऊपर नीचे जब आप ऐसे ऑसिलेट कराते हैं तो इसका मतलब होता है यू प्रोड्यूस अ डिस्टर्बेंस, यानी आपने एक डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करा। ये और होता क्या है बेटा कि ये डिस्टर्बेंस आगे बढ़ता है, ये डिस्टर्बेंस मूव करता है, इस रस्सी में मूव करेगा और बगल के पार्टिकल को भी ऑसिलेशन के लिए मजबूर कर देगा। यानी बगल का पार्टिकल भी, आपने इस पार्टिकल को नहीं पकड़ा, आपने इस एंड को पकड़ा और ऑसिलेट कराना शुरू करा। तो चूंकि ये पॉइंट इस पॉइंट से अटैच है, ये डिस्टर्बेंस यहाँ से यहाँ पहुँचा और ये भी ऑसिलेट करने लगा। आप कंटिन्यूसली ऐसे ऑसिलेट कराते रहिए, लाइक SHM मैनर। सपोज दैट SHM मैनर में ऑसिलेट करा रहे हैं, आप ये देखेंगे कुछ देर के बाद कि रस्सी का हर पॉइंट वाइब्रेट कर रहा है अपनी पोजीशन पर, ऊपर नीचे एवरी पॉइंट SHM कर रहा बेटा। ऐसा आपको दिख जाएगा, ऐसा आपको दिखेगा। ये पॉइंट हिंज्ड है, फिक्स्ड है, ये ऑसिलेट नहीं करेगा, बगल वाला ऑसिलेट करेगा। आप देख रहे हैं बहुत सारे पार्टिकल एक साथ ऑसिलेट कर रहे हैं। SHM और वेव में एक ही बात का फ़र्क है, SHM में एक पार्टिकल वाइब्रेट करता है, वेव में कई पार्टिकल एक साथ वाइब्रेट करने लगते हैं। ठीक है, आपने सिर्फ क्या काम किया, आपने यहाँ पे डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करा और वो डिस्टर्बेंस अपने आप आगे बढ़ते हुए हर पार्टिकल को डिस्टर्ब करा, हर पार्टिकल ऑसिलेट करना शुरू कर दिया, और इस तरह से हम देखते हैं पूरे स्ट्रिंग में वाइब्रेशंस हो रहे हैं और हम इसे नाम दे देते हैं वेव का। तो इसका मतलब होता है कि वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस विच कैरीज एनर्जी एंड मोमेंटम। आप जैसे ठहरे हुए पानी में पत्थर मारते हैं, आपने एक पॉइंट पर पत्थर मारा, डिस्टर्बेंस हुआ, वह डिस्टर्बेंस पानी के सरफेस पे सर्कल बनाते हुए पूरा प्रोपागेट करता है, आगे बढ़ता है। प्रोपागेशन का मतलब आगे बढ़ना, और पूरा डिस्टर्बेंस पूरे पानी में सर्कल, छोटा सर्कल, बड़ा सर्कल, फिर बड़ा सर्कल, इस तरह से डिस्टर्बेंस प्रोपागेट कर जाता है। तो दिस इज़ अ वेव। तो वेव क्या है बेटा, एक डिस्टर्बेंस होता है जिसमें एनर्जी होती है, मोमेंटम होता है। बोलो क्लियर।
अब सुनिए, ध्यान देने वाली बात ये बेटा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि आपने यहाँ पे डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करा और वो डिस्टरबेंस आगे बढ़ा, वो एनर्जी आगे बढ़ी, वो मोमेंटम आगे बढ़ा। इसमें बेटा जब वेव आगे, एनर्जी आगे बढ़ रही है, वेव आगे प्रोपागेट कर रहा है। यहाँ वेव के केस में ना प्रोपागेशन वर्ड यूज़ करते हैं कि वेव प्रोपागेट कर रहा, मतलब वेव आगे बढ़ रहा है। तो जब वेव आगे बढ़ता बेटा तो इसमें मीडियम की पार्टिकल वाइब्रेट कर तो रहे हैं, लेकिन मीडियम का पार्टिकल साथ में नहीं जाता है। मीडियम के पार्टिकल्स ऑसिलेट देयर ओन पोजीशन, मीडियम के पार्टिकल अपनी जगह पे ऑसिलेट करते हैं और डिस्टरबेंस केवल आगे जाता है, साथ में मीडियम का पार्टिकल नहीं जाता है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? जैसे हम लोग बचपन में ऐसे करके ईंट ऐसे सजा देते थे और एक ईंट गिराते थे ऐसे करके, तो ये डिस्टर्बेंस आ जाते सब गिरने लगता था। इसमें क्या ये ईंट यहाँ से चल करके यहाँ पहुँच जाता था? ईंट नहीं जाता था, जो ईंट है वो अपनी जगह पर रहता था, बस डिस्टर्बेंस आगे जाती थी। तो हम लोग बोलते हैं डिस्टर्बेंस आगे बढ़ेगा, मीडियम के पार्टिकल आगे नहीं बढ़ेंगे। बोलो क्लियर? ऑल मीडियम पार्टिकल्स वाइब्रेट देयर इट्स ओन पोजीशन, लेकिन डिस्टरबेंस आगे बढ़ेगा। क्या डिस्टरबेंस के साथ पार्टिकल आगे जाएंगे? तो हम बोलेंगे नो सर, पार्टिकल नहीं जाएगा। बोले यहाँ तक समझ में आया बेटा? फिर सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, सुनिए मेरी बात सुनिए ध्यान से। यहाँ पर बेटा वेव के बारे में यहाँ तक बहुत ही जीरो एंड बेसिक लेवल से बात मैंने स्टार्ट करा। अब सुनिएगा बेटा, क्या होता है बेटा कि जो वेव होता है बेटा वो दो तरह का होता है। एक होता है मैकेनिकल वेव और एक होता है नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव क्या होता है? जिस वेव को आगे बढ़ने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है उसे हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव, और जिस वेव को आगे बढ़ने के लिए मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं है उसे हम बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वेव। क्लियर है? यानी मैकेनिकल वेव तभी आगे बढ़ेगा बेटा जब मीडियम होगा, यानी मीडियम रिक्वायर्ड फॉर प्रोपगेशन, मीडियम रिक्वायर्ड फॉर प्रोपगेशन, रिक्वायर्ड फॉर प्रोपगेशन, यानी आगे बढ़ने के लिए आपको मीडियम चाहिए। वेव को आगे बढ़ने के लिए मीडियम चाहिए। ऐसा वेव जिसको मीडियम चाहिए होता आगे बढ़ने के लिए उसे मैकेनिकल वेव कहते हैं। जैसे साउंड वेव, अगर यहाँ से हवा हटा दिया जाए तो दिखाई देगा, सुनाई नहीं देगा, हम बोलेंगे लेकिन आप तक आवाज़ नहीं पहुँच पाएगी। तो यहाँ पर साउंड वेव क्या बेटा? मैकेनिकल वेव है। एग्जाम्पल के लिए साउंड वेव मैकेनिकल वेव है। बात समझ में आ रही है? नॉन मैकेनिकल वेव क्या होगा? मीडियम नॉट रिक्वायर्ड, यानी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, मीडियम नॉट रिक्वायर्ड है ना, मीडियम की ज़रूरत इसमें नहीं है। रुकिए, जैसे कि लाइट यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, नॉन मैकेनिकल वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहते हैं। मीडियम इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर इट्स प्रोपगेशन। बोलो क्लियर हो गया? जैसे कि ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नॉन मैकेनिकल वेव्स। ठीक है बेटा, पहुँचिए। बातें नहीं। It is a disturbance मिटा दें।
मिटा दें? चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए देखिए बेटा, ध्यान से समझिए। अब सुनिए बेटा, वेव जो है, मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव आपने देख लिया। क्या होता है बेटा कि वेव में हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे मैंने आपको अभी समझाया एसएचएम और वेव में क्या फ़र्क है। एसएचएम में एक पार्टिकल वाइब्रेट करता और वेव में बहुत सारे वाइब्रेट करते हैं। इस वाइब्रेशन के आधार पे वेव को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। सुनिएगा ध्यान से। टाइप्स ऑफ वेव क्या होता है बेटा? टाइप्स ऑफ वेव में पहला है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव, ध्यान से सुनिएगा। ट्रांसवर्स वेव पहले जो पढ़ा हमने मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल, वो प्रोपागेशन के हिसाब से बोला कि प्रोपागेशन के लिए मीडियम जिसको रिक्वायर्ड रहेगा मैकेनिकल, और प्रोपागेशन के लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है नॉन मैकेनिकल। यहाँ पर जो मैं वेव का टाइप बता रहा हूँ वो वाइब्रेशन के आधार पे बता रहा हूँ। हम लोग वेव दो तरह का बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। ध्यान से सुनिएगा, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। यहाँ पर समझने वाली बात क्या है बेटा, इसे समझिए। देखिए आराम से समझिए। अब जैसे ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है बेटा? ट्रांसवर्स नाम से क्लियर है। ट्रांसवर्स वेव में क्या होगा? वेव के प्रोपागेशन की डायरेक्शन ये रहेगी और इसमें जो पार्टिकल या जो भी एलिमेंट वाइब्रेट कर रहा होगा वो वाइब्रेशन वेव प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर होगी। यानी कि वेव इधर प्रोपागेट कर रहा है तो इसमें वाइब्रेशन करने वाला एलिमेंट, जैसे हो सकता है पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा हो, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर पार्टिकल तो होता ही नहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, वहाँ वाइब्रेट करता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे बेटा वाइब्रेटिंग एलिमेंट अगर वेव के प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, तो जब भी वाइब्रेशन वेव के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है तो दैट टाइप ऑफ वेव इज अ ट्रांसवर्स वेव, है ना। तो जैसे यहाँ पर देखिए वाइब्रेशन जो है वो परपेंडिकुलर टू प्रोपागेशन ऑफ वेव, प्रोपागेशन ऑफ वेव, वेव के प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर वाइब्रेशन मिलेगा। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेटा ट्रांसवर्स वेव है। पता है ये वेव में क्या होता है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मान लीजिए लाइट वेव की डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ है, लाइट ट्रैवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस, लाइट वेव ट्रैवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस, तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड वाई और जेड डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे। देखिए इस तरह से वाइब्रेशन मिलता है, ये वाई एक्सिस की तरफ वाइब्रेट कर रहा है, ये जेड एक्सिस की तरफ वाइब्रेट कर रहा है। यानी इसमें वाइब्रेटिंग एलिमेंट कौन है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों वेव के प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं। दैट्स वाई लाइट वेव इज अ ट्रांसवर्स वेव। ठीक है ना, समझ में आ रही बात? अच्छा देखिए, अगर आप ठीक से देखिए स्ट्रिंग पर हम लोग ट्रांसवर्स वेव अभी एग्जाम्पल लिए थे। जैसे ये रस्सी है और इसमें बेटा मैंने इस एंड को कैसे डिस्टर्ब किया था, ऐसे किया था ना। अब देखिए डिस्टर्बेंस आगे बढ़ेगी, डिस्टर्बेंस आगे बढ़ेगी। जब डिस्टर्बेंस आगे बढ़ेगा, इस पार्टिकल पे पहुंचा है डिस्टर्बेंस, वो डिस्टर्बेंस पार्टिकल को ऑसिलेट कराएगा। तो इसमें ऑसिलेशन किधर होगा? वेव के प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर। तो वेव के प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर जब वाइब्रेशन मिलेगा तो उसे क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब सुनिएगा ध्यान से। लॉन्गिट्यूडनल वेव, जैसे देखिए लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होगा? वेव जिधर प्रोपागेट कर रहा है उसी डायरेक्शन में बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे, उसी डायरेक्शन में पार्टिकल जाएगा कहीं नहीं, लेकिन उसी डायरेक्शन में बैक एंड फोर्थ सारे पार्टिकल, जैसे ये पार्टिकल उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे तो हम बोलेंगे वाइब्रेशन इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव। सुनिए ध्यान से बेटा, प्लीज आराम से सुनिएगा। तो हम इससे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव।
क्लियर हो गया? जैसे साउंड वेव अपना लॉन्गिट्यूडनल वेव है, साउंड वेव अपना लॉन्गिट्यूडनल वेव है। जब आप यहाँ से कोई भी वर्ड बोलते हैं बेटा, स्पीकर है बेटा, इससे कोई भी साउंड प्रोड्यूस होती है, तो देखिए मीडियम के पार्टिकल अभी अपने पोजीशन पर हैं। ये देखिए मैंने डॉट डॉट मतलब मीडियम के पार्टिकल बनाया। बेटा प्लीज़ यार बोलो नहीं यार, पढ़ाने दो यार। अब देखिए मीडियम के पार्टिकल अपनी जगह पर हैं। जब आप ऐसे करके बोलते हैं तो उसमें जो देखते हैं ना साउंड बॉक्स में, वो स्पीकर जो होता है उसमें ऐसे वाइब्रेट करता है, वो वाइब्रेट करता है, नहीं डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करता है मीडियम में, वो आगे पीछे वाइब्रेट करता है। तो जब वो वाइब्रेट करता है तो पार्टिकल को पुश करता है आगे की तरफ, पार्टिकल को क्या करता है बेटा? पुश करता है। तो डिस्टर्बेंस भी आगे जाता है और पार्टिकल उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट भी करते हैं। सारे पार्टिकल देखो, ये पार्टिकल अपनी जगह पे ऐसे आगे पीछे वाइब्रेट करेगा और प्रोपगेशन इसी तरफ हो रहा है। वेव का डिस्टर्बेंस जो है, एनर्जी वो आगे जा रहा है और उसी डायरेक्शन में सब आगे पीछे वाइब्रेट करते हैं। तो साउंड वेव क्या बेटा? एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। बोलो क्लियर हुआ? अच्छा बताओ, साउंड वेव मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल? ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल? ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल? लक्ष्मी दीदी पीछे रह गई, इसको पता ही नहीं पड़ा, बड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछ लिया है ना, घबरा गई ना। अच्छा बताओ, साउंड मैकेनिकल या नॉन मैकेनिकल? तुम्हें पता नहीं है? अगर यहाँ से हवा हटा दो तो तुम्हें सुनाई देगा, दिखाई देगा? कौन से गोले से आई हो तुम हैं? अगर यहाँ से हवा गायब हो, चांद पर तुम्हें सुनाई देगा, दिखाई देगा? जल्दी बताओ। सुनाई देगा? अरे बाप रे वाह बेटा, लक्ष्मी प्रणाम है आपको। आपके लोक में हो सकता है, आपके लोक में हो सकता है, इसमें नहीं होता है बेटा। अगर हवा नहीं रहेगा ना, कोई मीडियम नहीं रहेगा ना, तो दिखाई देगा, सुनाई नहीं देगा, सुन नहीं पाओगे, देख लोगे जरूर। अब भगवान है भाई, भगवान है वहाँ, सर को नहीं पता कहाँ पर कांटेक्ट करते बता देता। अच्छा, इस चांद पे क्या हम लोग जानते हैं? बहुत सारे फ़ोन्स, बहुत सारे सैटेलाइट फ़ोन्स, उसको चलने के लिए, उसके बढ़ने के लिए मीडियम की ज़रूरत है। और जब हम फ़ोन करते हैं यहाँ से तो उसको मीडियम की चाहिए ज़रूरत है? नहीं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है। कमाल करती हो। अगर हवा भी ख़त्म, समझ में आया? अब यहाँ से हम बोलते हैं तो क्या अमेरिका तक आवाज़ जाती है? अमेरिका किसी से बात करनी है, इंग्लैंड बात करनी है, तो सीधा क्या करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के थ्रू जाती है ना, ऐसे सिग्नल। आराम से। ठीक है लक्ष्मी दीदी। साउंड वेव क्या बेटा? मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल? ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल? लॉन्गिट्यूडनल। हे भगवान, लॉन्गिट्यूडनल। बेटा पहली बार पढ़ रही हो? शांत। पहली बार पढ़ो या 2 बार पढ़ो, लेकिन सही से पढ़ा रहा हूँ, 0 से, तो समझो ठीक से। बेटा प्लीज़ शांत। बेटा मिटा दें? हाँ भाई मिटाता हूँ। सुनिए, देखिए इधर इधर भैया सुनो। अरे चाचा सुनो ना। अच्छा सुनिए, प्लीज़ बातें मत करो हरदीप। अब यहाँ पर बेटा जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ उसे समझिए। हम लोग यहाँ पर बेटा मैकेनिकल वेव की बात करेंगे। हम लोग नॉन मैकेनिकल वेव, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, उसकी कोई बात यहाँ पर नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल वेव, जैसे कि वेव्स ऑन स्ट्रिंग या साउंड वेव इन अ मीडियम, यही बात होगी, यानी मैकेनिकल वेव की बात होगी।
हम कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात नहीं करेंगे, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर अलग है, वो करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म के बाद आता है नंबर उसका, EMIC के बाद। और बेटा वे लाइट के बारे में हम लोग पूरा ऑप्टिक्स यूनिट है, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, उसमें बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे, मैकेनिकल वेव की। क्लियर है ना। अच्छा सुनिए ध्यान से, अब यहाँ पर बेटा हम लोग जैसे मैकेनिकल वेव की बात कर रहे हैं, बिल्कुल आराम से सुनना जो मैं समझाऊंगा। देखिए बेटा, किसी मीडियम में मैकेनिकल वेव चलने के लिए, मैकेनिकल वेव को आगे बढ़ने के लिए मीडियम में दो खासियत होनी चाहिए। अगर वो दो खासियत नहीं रहेगा तो कभी भी मीडियम होने के बावजूद भी मैकेनिकल डिस्टर्बेंस, मैकेनिकल वेव आगे नहीं जा पाएगा। सुनिए बात को ध्यान से सुनिए और चीज़ों को समझिए, मैं क्या बोलने जा रहा हूँ ध्यान से सुनिए। देखिए एयर है तो एयर में दो खासियत होने की वजह से ये मैं बोल रहा हूँ और आप बड़े प्यार से सुन पा रहे हैं। अगर ये एयर है और वो दो खासियत ना हो तो फिर हम लाख चिल्लाते रहे, आपके कान तक कुछ भी नहीं पहुँचेगा। अब वो दो खासियत क्या है, वो दो क्वालिटी क्या है, तो वो दो क्वालिटी है बेटा, इलास्टिक प्रॉपर्टी एंड इनर्शियल प्रॉपर्टी। मैकेनिकल वेव को मीडियम की ज़रूरत होती है, मीडियम में भी दो बातें ज़रूर होनी चाहिए। अगर वो दो बातें नहीं हैं तो मीडियम होने के बावजूद भी मैकेनिकल वेव नहीं जा पाएगा आगे। और वो दो खासियत, दो प्रॉपर्टी क्या है बेटा, क्या बताया, इलास्टिक प्रॉपर्टी और इनर्शियल प्रॉपर्टी, ये दो प्रॉपर्टी होना ज़रूरी है। अब आप बोलेंगे सर ये थोड़ा सा फील कराइए, इमेजिन कराइए। अब जैसे ध्यान से सुनिए बेटा, ध्यान से सुनिए, आप सोचिए बेटा, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए ये पाइप है, अब मैं आपसे, पाइप है इसमें, ठीक। अब मैं आपसे एक काम करता हूँ, ये जो फोम है ना बेटा, ये ऐसे फोम है, मैं आपसे कहूँ बेटा बहुत सारे फोम ले लो, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे कर लो, ठीक है। अब समझना, बहुत सारे फोम ऐसे करके मैंने ऐसे सजा दिए, फिट कर दिए इस पाइप में। रुकना, अरे रुक भाई। अब क्या होता है बेटा, सुनना बिल्कुल ध्यान से, ये फोम है बेटा। अरे भाई बात करना है तो बाहर ही चले जाना यार, पढ़ा लेता हूँ जरा, पढ़ाने दे। देखिए अब ऐसे करके ये फोम है, फोम इलास्टिक है बेटा, ऐसा समझ के चलना। इलास्टिक है मतलब मैं इसे अगर कंप्रेस करूँ छोड़ो तो वापस आ जाएगा, थोड़ा इस तरह का इलास्टिक बॉडी समझ के चलना। क्लियर है। अब क्या होता है बेटा कि जब हम इधर से इसे कंप्रेस करते हैं तो मैं इसे इधर से कंप्रेस करता हूँ, फोम को कंप्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर जैसे ही कंप्रेस होगा तो ये वाला लाइन यहाँ से यहाँ खिसकेगा, खिसकेगा ना। तो क्या हमने बोला था, जब किसी इलास्टिक बॉडी को कंप्रेस करोगे तो इसमें रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, इसमें रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, ऐसे करके डेवलप होगा, होगा कि नहीं होगा। और चूंकि ये एक पूरा फोम है तो रीस्टोरिंग फोर्स इधर भी डेवलप होगा, अब भाई होगा। अब मैंने ऐसे करके किया और फिर हटा दिया, तो ये वाला फोर्स ऐसे पुश किया और परमानेंटली पुश नहीं कर रहा, पुश किया और छोड़ दिया, तो पुश करने के ऐसे खिसका और मैंने हाथ हटा दिया अपना, ऐसे समझो हाथ हटाया तो ये फोर्स हट गया, ठीक है। ये इधर आएगा और ये इसको इधर पुश करेगा, रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो गया बेटा। ये इधर आएगा और ये इधर खिसकाएगा, तो ये वाला लेयर यहाँ से यहाँ आया, इस फोर्स के से ये यहाँ से, अरे जाएगा कि नहीं जाएगा। तो सोचिए ये यहाँ से आया, अब ये डिस्टर्ब हो गया, अब ये कंप्रेस हो गया, तो ये इसमें रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट हुआ, ठीक है ना। अब ये यहाँ से यहाँ ये ऐसे रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट हुआ, ये वापस आ गया और ये आगे पुश कर दिया, यही होता है ना। एंड डिस्टर्बेंसेस प्रोपागेट फ्रॉम दिस टू दिस। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से ये वाला लेयर यहाँ से इसको आगे वाले फॉर्म को दबा पाया, इलास्टिक प्रॉपर्टी। जब आप इसे कंप्रेस करते, इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या हुआ, कंप्रेस करने पर रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो जाए, हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो गया, जो कि डिफॉर्मेशन का अपोज कर रहा है, दिस इज द इलास्टिक प्रॉपर्टी, है ना। तो ये इलास्टिक प्रॉपर्टी कैसे, ये इसको डिस्टर्ब कर पाया, ये इसको डिस्टर्ब कर पाया, इसको इसको इसको, इस तरह से डिस्टर्बेंस एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसफर हुआ। बोलो क्लियर। तो इसमें क्या ज़रूरी हुआ, इलास्टिक प्रॉपर्टी। अगर मैं बोलता ये इलास्टिक नहीं है, आप कंप्रेस करो, इसमें कोई रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट नहीं होता, तो क्या ये आगे बढ़ पाता, नहीं, सिंपल कहानी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मीडियम में साउंड वेव तभी आगे बढ़ता बेटा जब उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है।
एयर इलास्टिक प्रॉपर्टी है, एयर में बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिफाइन होता है। मेरे मुंह के पास समझो बहुत सारे फोम रखे हुए हैं एयर के, जब मैं बोलता हूँ ना तो पार्टिकल आगे जाता है, इलास्टिसिटी की वजह से रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है, वापस आता है और ये आगे जा जाता है, फिर आगे वाला कंप्रेस होता है, फिर ये इधर जाता है, ये आगे जाता है। इस तरह से एयर में इलास्टिक प्रॉपर्टी होने की वजह से साउंड वेव आगे जा पा रहा है। बोले क्लियर? नहीं आया समझ में? इनर्शिया क्या होता है बेटा? ये वापस आ रहा है, ये इनर्शिया की वजह से वापस आ रहा है, कंप्रेस हो गया, इलास्टिक फोर्स जनरेट हो गया है ना, उसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो गया, वापस आ रहा है इनर्शिया की वजह से। तो हम यहाँ पर बोलते हैं दो प्रॉपर्टी होना चाहिए, कौन कौन सा? इलास्टिक प्रॉपर्टी और इनर्शियल प्रॉपर्टी। थोड़ा सा फील हुआ? इनर्शिया में तो मास होता है, वापस आया, देयर इज सम मास, इसलिए वापस आया। और इलास्टिक फोर्स यानी कि अंदर रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होना, दिस इज इलास्टिसिटी। तो अब आप आज के बाद क्या याद रखेंगे? मैकेनिकल वेव को मीडियम में आगे बढ़ने के लिए मीडियम में दो प्रॉपर्टी होना जरूरी है, कौन कौन सा? इलास्टिक और इनर्शियल। क्लियर हो गया? अगर मैं बोलता नॉन इलास्टिक मीडियम है तो क्या ये वेव आगे जा पाएगा? हम लाख चिल्लाते रहे, जाएगा ही नहीं कम वक्त। बोलो क्लियर? तो अब सुनिए पहले ध्यान से। फॉर प्रोपगेशन ऑफ मैकेनिकल वेव, for propagation of mechanical wave in a medium, mechanical wave in a medium, in a medium the medium should have, the medium have elastic and inertial property, elastic and inertial property। अब सुनिए ध्यान से। चलो मान लीजिए कि मीडियम में इलास्टिक और इनर्शियल प्रॉपर्टी दोनों है, ठीक है। चलो मैकेनिकल वेव आगे बढ़ा और पार्टिकल एक साथ, कई पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं ना भाई, सब लोग ध्यान देना बेटा। अच्छा लिख रहे हो, ऐसे लिख लो, पहले लिख लो, मन की तसल्ली कर लो, है ना। परेशान आत्मा, लिखने को परेशान, लिखो आराम से, है ना बेटा। हाँ जम के लिखो, जम के लिखो, कम वक्तो। हो गया? चलो अब यहां पर बेटा सुनो ध्यान से। हाँ भाई सुनो, देखो देखो देखो, इधर इधर देखो। हाँ अब सुनो, यहां पर बेटा अब जरा सुनेगा ध्यान से जो मैं बताना चाह रहा हूं। अच्छा बेटा अगर मान लो रस्सी का ही एग्जाम्पल लेते हैं, सुनो ध्यान से, रस्सी का एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें रस्सी के पार्टिकल अभी रेस्ट में हैं, रस्सी में मैंने कोई वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं करा, रस्सी के ये पार्टिकल मैं दिखा रहा हूँ। अब ध्यान दीजिए बेटा, रस्सी मैंने ऐसे पकड़ के खींचा हुआ है, स्ट्रेट है, टाइट है, टेंशन है, और रस्सी भी रेस्ट में, कोई डिस्टर्बेंस मैंने प्रोड्यूस नहीं करा है। ये पार्टिकल इस लाइन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। अब मैंने यहाँ से डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करना शुरू करा, ऑसिलेशन ऐसे शुरू करा। तो एक बात बताओ बेटा, क्या हर ऑसिलेशन SHM होता है? सर कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ अगर मैं SHM मैनर में ऑसिलेट कराऊंगा तो सारे पार्टिकल किस तरह का ऑसिलेशन करेंगे? SHM। अगर मैं SHM के अलावा मैंने बोला कि जो रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है वो x स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है या x क्यूब के प्रोपोर्शनल है, तो हम बोलेंगे सर वो SHM नहीं है लेकिन पीरियोडिक मोशन है, आप ऑसिलेट करा रहे हो। बोलो क्लियर? अब यहाँ पर बेटा मैं इसे ऑसिलेट करा रहा हूँ। अच्छा जैसे ही मैं इसे ऑसिलेट कराऊंगा क्या ये बगल का पार्टिकल उसी वक्त ऑसिलेट करना शुरू करेगा? बोले नो सर, ऐसे कैसे? आप जब ऑसिलेट कराओगे, सुनो ध्यान से, क्या होता है, जैसे कोई पॉइंट पकड़ लो P, सुनो ध्यान से, जब आप यहाँ पर ऐसे करके डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करते हो
तो ये डिस्टर्बेंस सोचो यहाँ प्रोड्यूस हुआ। अब वो डिस्टर्बेंस देख रहे हैं कि रस्सी में दोनों प्रॉपर्टी है, इलास्टिक भी है और इनर्शिया भी है, तो वो डिस्टर्बेंस आगे बढ़ता है। अब वो रस्सी में ये डिस्टर्बेंस आगे चलेगा, ये डिस्टर्बेंस आगे चलेगा। जितना देर यहाँ से यहाँ तक पी तक पहुँचने में लगेगा उतने देर तक पी रुका रहेगा, है ना। अब डिस्टर्बेंस यहाँ से चला 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 और मान लो 1 सेकंड में यहाँ पर आया। अब ये 1 सेकंड को ऐसे 1 सेकंड बाद ये पी पॉइंट पर डिस्टर्बेंस पहुंचा, फटाक से ऊपर की तरफ एक फोर्स महसूस किया। अभी ये क्या था, अभी तक तो रेस्ट में थे। फटाक से जैसे ही मैंने यहाँ से ऑसिलेशन शुरू करा, टाइमर वैसे ही ऑन करा और देखा 1 सेकंड बाद यहाँ पहुँचा, तो ये ऑसिलेट करने लगेगा। अब बताओ बेटा, ये ऑसिलेट कर रहे हैं तो बीच के सारे पार्टिकल ऑसिलेट करेंगे उस 1 सेकंड में ही। 0.1 सेकंड में यहाँ, पॉइंट अगले 0.2 सेकंड में यहाँ, 0.3, 0.4, 0.5 ऐसे करके 1 सेकंड में यहाँ पहुँचा। तो क्या सारे पार्टिकल एक साथ ऑसिलेट करेंगे स्टार्ट करना? नो, सब अलग अलग समय पर ऑसिलेट करेंगे क्योंकि डिस्टर्बेंस पहुँचने में समय लगेगा। बोलो पहले यहाँ तक समझ में आया? अब बेटा जिस समय ये स्टार्ट करे ऑसिलेशन करना, हो सकता है ये पार्टिकल यहाँ पहुँच चुका हो और तब ये ऑसिलेशन स्टार्ट करा। ये यहाँ से एक्सट्रीम पर गया तो बेचारा ये यहाँ से यहाँ पहुँचा, ये एक्सट्रीम से लौटा तो हो सकता है यहाँ से यहाँ पहुँचा, ये यहाँ से मीन पर पहुँचा तो हो सकता है ये यहाँ से यहाँ आया, है ना भाई। ऑसिलेट सब करेगा, लेकिन सब क्या एक साथ करेंगे? नो। क्या सबकी पोजीशन एक साथ मिलेगी? नो। कोई मीन पर होगा तो कोई अपने एक्सट्रीम पर होगा, कोई आधे एम्पलीट्यूड पे होगा, कोई मीन पर होगा, कोई नीचे की तरफ होगा, ऊपर नीचे हो रहा है ना। तो इस तरह से बेटा सारे पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे लेकिन सब का पोजीशन अलग अलग होगा। अरे बोलो, सब अपने मीन पोजीशन, अच्छा इसी लाइन पर सब है ये, अब इसका यही मीन पोजीशन बन जाएगा, ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा, यही लाइन पर सारे पार्टिकल का मीन आएगा, इसका मीन इसी लाइन पर, इसका मीन इसी लाइन पर, क्योंकि पहले ये रेस्ट में थे यहीं पर, यहीं से ऊपर नीचे ऑसिलेट करेंगे, सारे पार्टिकल के मीन इसी लाइन पर पड़ेंगे। लेकिन हो सकता है कोई ऊपर हो, कोई नीचे हो, कोई आधे एम्पलीट्यूड पे हो, कोई नीचे आधे एम्पलीट्यूड पे हो, कोई a/√2 पर हो, कोई -a/√2 पर हो, लेकिन सब ऑसिलेट कर जरूर रहे हैं। बोलो समझ में आ रहा? थोड़ा फील हो रहा बेटा? क्योंकि यहाँ एक साथ सभी लोग ऑसिलेट स्टार्ट नहीं करते साथ में, जैसे जैसे डिस्टर्बेंस पहुँचेगा सब स्टार्ट कर जाएंगे। नहीं आया समझ में? थोड़ा सा समझ में आ रहा है? क्लियर? मैं 10 बच्चों को ऐसे खड़ा कर दूँ, एक और उछलो, तुम उछलते रहो ऐसे ऐसे। अब जिस समय उछलना शुरू किया मैंने बोला बेटा तुम थोड़ी देर बाद उछलना। अब मैंने 1 सेकंड का वक्त लिया, मैंने कहा अब तुम उछलो। अब ये भी उछल रहा है ऐसे ऐसे, वो भी उछल रहा है ऐसे ऐसे। अब कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे आ रहा है, कोई रास्ते में ही है, ऐसा ही ना होगा। ये सब ऐसे ऐसे उछल रहे हैं, ये ऐसे ऐसे उछल रहा है, हो सकता है ऊपर जा रहा है आधे पे पहुंचा होगा, ये इधर आ रहा है इधर जा रहा है, ऐसे करके। बोलो क्लियर हो गया? फील हो रहा बेटा? सबसे ज़्यादा जरूरी वेव के अंदर क्या बेटा, वेव जो है ना बहुत लोग समझ इसलिए नहीं पाते क्योंकि वेव को फील नहीं कर पाते हैं, फैक्ट नहीं पता कर पाते हैं, ऊपर ऊपर पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नहीं बन पाता है। इसलिए मैं थोड़ा सा एक आपको फील कराना चाह रहा हूँ। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब सुनिएगा ध्यान से। क्या होता है बेटा, देखो अंजलि सो गई, देखो वेव का नाम लिया बस सो गई। अच्छा देखिए बेटा, अब यहाँ पर बेटा हम इक्वेशन ऑफ वेव पढ़ेंगे, वेव इक्वेशन पढ़ेंगे। इक्वेशन ऑफ वेव ये बड़ा गंभीर मसला है। एक मिनट, अरे सुनो बैलो, काम की बात करता हूँ उसी समय ऊँघने लगा, सोने लगा, बगले झांक रहा है, उबासी ले रहा है। देखिए इक्वेशन ऑफ वेव, यहीं से बेटा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग वेव में आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी एक फील कराया, इसको हमने सबने एक फील करा, ऐसा मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ जो मैं बता रहा था आपको समझ में आ रहा था। क्या सारे पार्टिकल एक साथ ऑसिलेट करेंगे? स्टार्ट करना, सब अलग अलग समय पर स्टार्ट करेंगे ऑसिलेशन। कुछ देर बाद जैसे मैं स्टार्टिंग कराया, टाइमर ऑन कराया, सब ऑसिलेट करना, कुछ एक एक सेकंड के कुछ गैप पर सब स्टार्ट कर रहे हैं। 1 घंटे बाद उधर से लक्ष्मी घूमते हुए लौट के आई, कमरे में नहीं थी, कमरे में अभी कमरे में नहीं थी, लौट के आई, कमरे में आई, देखी अरे सब लोग ऑसिलेट, सब लोग कूद रहे हैं, सारे बच्चे कूद रहे हैं, है ना, कूद रहे हैं, अरे इधर वाला भी कूद रहा है, उधर वाला भी कूद रहा है, सब अपनी जगह पे कूद रहे हैं। उस समय ये लक्ष्मी देखेगी कि सब कूद रहे हैं, लेकिन ये जरूर देखेगी कि इधर वाला जब ऊपर है तो इधर वाला कहीं और है, इधर वाला कहीं और है, इधर वाला कहीं और है, सब वाइब्रेट कर रहे हैं। लेकिन क्या सबकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगी? नहीं, सबकी अलग अलग होगी। बोलो क्लियर हुआ? थोड़ा सा दिमाग में गया, भेजे में गया? वेरी गुड। अब मुंडी पर करो। इक्वेशन ऑफ वेव, जैसे इक्वेशन ऑफ SHM पढ़े थे,
अगर मैं आपसे बोलता बेटा इक्वेशन ऑफ एसएचएम, एसएचएम का इक्वेशन, तो हम बोलते थे इस इक्वेशन में क्या होता है, हम बोलते थे इस इक्वेशन में ये होता है कि मीन पोजीशन से पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है, फाइंड करना होता है। अच्छा भाई, अगर मीन पोजीशन से पार्टिकल किसी टाइम पर यहाँ पर है, किसी टाइम पर यहाँ पर है, तो यह इक्वेशन यही बताता है कि व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम। और मैंने इक्वेशन ऑफ एसएचएम का जनरल फॉर्मूला पढ़ाया था ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, समझे भाई। अब ध्यान दो, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, तो आप बोलेंगे अरे ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एसएचएम। इसमें वाई क्या है बेटा, मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट। तो मुझे इस एसएचएम के इक्वेशन से क्या फ़ायदा होता है, फ़ायदा ये होता है कि आपको अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो आप ये इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। बोलो क्लियर। उसी तरह बेटा बहुत आराम से सुनना, आराम से मेरी बात समझना। यहाँ पर क्या होता है बेटा, इक्वेशन ऑफ वेव में मान लो ये रस्सी है बेटा, मान लो ये एंड है रस्सी का, ये एक्स एक्सिस मैंने समझ लिया, लेट अस सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, यहाँ पर एक्स बराबर 0 है। अब यहाँ पर पार्टिकल ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे हैं बेटा, सबका मीन पोजीशन इसी लाइन पर पड़ेगा। इस पार्टिकल का मीन पोजीशन इस लाइन पर यहाँ पर है, इसका मीन पोजीशन यहाँ पर है, इसका मीन पोजीशन, सबका मीन पोजीशन इसी लाइन पर पड़ेगा। इक्वेशन ऑफ वेव में हम क्या पता करते हैं, इक्वेशन ऑफ वेव में हम ये पता करते हैं कि कोई भी पार्टिकल का उसके मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसे एसएचएम में हम डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से फाइंड करते थे, उसी तरह से यहाँ पर हम लोग मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे किसी भी पार्टिकल का। अगर मेरे को ये बोला जाए यहाँ पर से एक्स डिस्टेंस पर ये कोई पार्टिकल है, वो अपना यहाँ पर है, मान लो टी टाइम पर यहाँ पर है, तो हम इसी का मीन पोजीशन से टी टाइम पर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ वेव में मुझे यही बताया जाता है कि ओरिजिन जहाँ पर है, आपने माना है ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पर कोई पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है किसी टाइम पर, वह अपने मीन पोजीशन से कितने डिस्प्लेसमेंट पर होगा वो यह वेव बता देगा। बोलो समझ में आया। अब यहाँ पर बेटा बहुत आराम से स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते जा रहे वेव में, ध्यान देते चलना। तो इक्वेशन ऑफ वेव में हम किसी भी पार्टिकल का जो कि एक्स डिस्टेंस पर स्थित है, एक्स डिस्टेंस पर है, वो वहीं पर अपना ऑसिलेट कर रहा है एक्स डिस्टेंस पर, यहाँ पर है, उसका मीन पोजीशन से क्या डिस्प्लेसमेंट है, यही फाइंड हम लोग करते हैं। बोलो क्लियर हुआ। अच्छा, अब एक बात और बताओ, क्या हर ऑसिलेशन एसएचएम होगा? तो हम बोलेंगे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर मैं ऐसे ऑसिलेट करा रहा हूँ, हो सकता है मेरा रीस्टोरिंग फोर्स एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ द एक्स क्यूब हो जाए। तो आप बोलेंगे सर एसएचएम तो नहीं है लेकिन वाइब्रेटरी है, पीरियोडिक है, लेकिन एसएचएम मैनर नहीं है। एसएचएम तो वहाँ होता है जहाँ एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होता है, यही होता है ना भाई एसएचएम। बात समझ में आ रही है। हम बोलेंगे सर हर वेव के अंदर, किसी भी वेव के अंदर जो पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि सिंपल हार्मोनिक मैनर में ऑसिलेट करे। बोलो क्लियर। जिस वेव के अंदर पार्टिकल एसएचएम मैनर में ऑसिलेट करते हैं उसे हम हार्मोनिक वेव बोलते हैं। जैसे ही बोले हार्मोनिक वेव, अच्छा हार्मोनिक, इसका मतलब इस वेव के अंदर सारे पार्टिकल एसएचएम मैनर में ऑसिलेट करेंगे। जहाँ एसएचएम मैनर में ऑसिलेट करेंगे उसे एक विशेष नाम देंगे, स्पेशल नेम से पुकारेंगे, और वो नाम होगा हार्मोनिक वेव। अगर किसी वेव के अंदर पार्टिकल एसएचएम मैनर में ऑसिलेट नहीं कर रहा है तो उसे हार्मोनिक वेव भी नहीं बोलेंगे। अरे बात समझ में आ रही है। हार्मोनिक वेव कब बोलेंगे? जब सारे पार्टिकल एसएचएम मैनर में ऑसिलेट करेंगे। बोलो क्लियर। अब सुनो ध्यान से, आराम से सुनना। अब क्या होता है बेटा, मुंडी पर करना। मुझे वाई फाइंड करना है, मुझे वाई फाइंड करना है। इक्वेशन ऑफ वेव में वाई निकालना होता है ना। वाई क्या है बेटा, जरा एक बार बता देना। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स, और ये पार्टिकल ओरिजिन से कितनी दूर पर है? एक्स एक्सिस, एक्स डिस्टेंस पर, यही ना है। अब देखो बेटा, रुक जाओ एकदम, स्टेप बाय स्टेप। अब हम अगले स्टेप पे जा रहे हैं। ये जो वाई है बेटा, इसके बारे में बताया गया कि ये जो वाई है इसमें फंक्शन ऑफ एक्स और टी होता है। किसी भी वेव का इक्वेशन आप देखते हैं
तो उसमें y इक्वल टू कुछ भी इधर रहेगा, उसमें x और t का ही टर्म रहेगा, x भी रहेगा t भी रहेगा, ताकि मुझसे कहे यार ओरिजिन से ना 2 मीटर पे एक पार्टिकल है, अच्छा 2 मीटर पे है, x की वैल्यू 2 मीटर और 1 सेकंड पे बताओ ये पार्टिकल कहाँ पर है, तो मैं x की वैल्यू 2 रखूँ, टाइम की वैल्यू 1 रखूँ, सॉल्व करूँ और सॉल्व करने पे आया मान लो +1 mm, तो बोले अरे भाई देखो +1 mm आया, मीन पोजीशन से पॉजिटिव की तरफ 1 mm पर है। मैं बोलो बेटा छोड़ो इस पार्टिकल को, कोई दूसरा पार्टिकल पकड़ो, अच्छा इसका x की वैल्यू 3 मीटर है, तो मैं यहाँ पर जाऊँ x की वैल्यू 3 रखूँ, टाइम बोलूँ 1 सेकेंड पर ही बताओ, तो x की वैल्यू 3 रखूँ और टाइम की वैल्यू 1 रखूँ और कोई इक्वेशन हो उसके अंदर, मान लो x² + 4t² x/2t sin x + 2t, कुछ भी हो सकता है इक्वेशन जिसमें x और t मौजूद होगा। x की वैल्यू 3 रखूँ, टाइम की वैल्यू 1 रखूँ, फटाफट सॉल्व करूँ, करने पर आया मान लो -1.2 मिलीमीटर, तो बोलो माइनस आया, अभी नीचे है और नीचे की तरफ 1.2 मिलीमीटर है, तो देखो मैंने पता कर लिया 1 सेकंड पर वो पार्टिकल कहाँ पर है। बोलो बात समझ में आई। तो ऐसा कोई इक्वेशन चाहिए था। तो वेव के इक्वेशन में क्या होता है बेटा, x और t का फंक्शन होता है। x क्या है बेटा, ओरिजिन से x डिस्टेंस पर जिस पार्टिकल का आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट, वो x है और t किसी टाइम पर। बोलो क्लियर हुआ। अब सुनना, ऐसे तमाम प्रकार के इक्वेशन हम अभी लिख सकते हैं, बल्कि करोड़ों और अरबों इक्वेशन लिख सकते हैं जिसमें x और t होगा। y बराबर x और t हो, ऐसे करोड़ों और अरबों इक्वेशन अभी के अभी लिखा जा सकता है। लेकिन सर लिख दो लिख दो, चलो शुरू हो जाओ, चलो शुरू हो जाओ, ठीक है। हमारा टाइम होगा तब निकल लेंगे, तुम लगे रहना, जब तक 1 करोड़ पूरा नहीं हो तब तक लिखते रहना एटलीस्ट। देखो ध्यान से, अब ऐसे अरबों खरबों हो सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, बहुत सिंपल सी बात है, आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत लोग दावेदार हैं, 15 लाख तो होते ही है दावेदार, लेट अस सपोज हर साल 15 लाख मान के चलते हैं दावेदार है। इस बार 15 लाख स्टूडेंट बैठेंगे, क्या सबके सब डॉक्टर बन जाएंगे? इसके लिए हमें कंपटीशन को क्रैक करना पड़ेगा। डॉक्टर बनना है तो कंपटीशन क्रैक करना पड़ेगा। कट ऑफ अगर 600 प्लस है तो 600 से ऊपर वाले को ही डॉक्टर बनने का, MBBS करने का मौका मिलेगा। बोलो क्लियर, यानी कंपटीशन कराना पड़ेगा। मुझे एक ऐसा डिमार्केशन करना होगा, एक ऐसा लाइन जिसके बाद छट जाए बच्चे, गधे एक तरफ और डॉक्टर बनने वाले एक तरफ हो जाए। क्योंकि 15 लाख में तो ऐसे भी लोग हैं ना जो तैयारी नहीं करते फिर भी सो कॉल्ड स्टूडेंट कहलाते हैं। क्यों भाई, केवल सोच लेने भर से स्टूडेंट थोड़ी ना बनता है कोई, कि मैं सोच लिया मैं डॉक्टर बनूंगा तो डॉक्टर थोड़ी बन जाओगे, तुम्हें वो कंपटीशन क्रैक करना पड़ेगा। उसी तरह बेटा y = x और t का फंक्शन है, ऐसे अरबों और खरबों इक्वेशन हो सकते हैं। हर इक्वेशन वेव नहीं होगा, उसके लिए क्राइटेरिया डिसाइड किया गया। कौन सा क्राइटेरिया है भाई, वो सुनो। क्राइटेरिया नंबर 1, पहला कंपटीशन 2 स्टेज है, प्रिलिमिनरी और एडवांस। ठीक है, प्रिलिमिनरी तो बहुत ज़रूरी है, बिना प्रिलिमिनरी के तो एडवांस हो ही नहीं सकता। पहले प्रिलिमिनरी, पहला इसमें बोला गया कि जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मुंडी पर करके, d2y/dx2 बराबर k² × d2y कांस्टेंट k d2y/dt2। सुनिए ध्यान से, पहली शर्त, जो इक्वेशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा हम उसे बोलेंगे कि ये वो हो सकता वेव है। वो हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो वेव हो। भाई प्रिलिमिनरी निकालने का मतलब ये नहीं कि आप डॉक्टर बन गए, आपको एक लेवल और पार करना पड़ेगा। एक लेवल आपने, पहला लेवल पार कर लिया है, पहला लेवल आपने पार कर लिया, वेव के होने के चांसेस बढ़ चुके हैं। आपने ये कंडीशन, जो इक्वेशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, कैसे, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 2 बार करिए, फिर उसके बाद y का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में फिर से 2 बार करिए, फिर दोनों का रेशियो देखिए। रेशियो अगर k आया यानी कांस्टेंट आया, k इज अ कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट आ गया तो आप बोलेंगे भैया ये वेव हो सकता है, ये वेव हो सकता है। अब आया दूसरा एडवांस लेवल, दूसरा बोलता है कि y शुड बी डिफाइंड नॉट अनडिफाइंड।
यानी दूसरा कंडीशन है y शुड बी डिफाइंड फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, डिफाइंड फॉर एनी वैल्यू ऑफ x के किसी भी मान के लिए y को डिफाइंड होना पड़ेगा। तब हम बोलेंगे भैया तुमने ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर लिया और y डिफाइंड भी हो गया x के किसी भी वैल्यू के लिए। x के किसी वैल्यू के लिए मतलब क्या होता है, 0, 1, 2 से लेकर इन्फिनिटी, -1, -2, -3 से लेकर -इन्फिनिटी। हम कोई भी x की वैल्यू रख दें, 0 रख दें, y का एक मान मिला 1 mm, इन्फिनिटी रख दें, y का वैल्यू मिला 1.2 मिलीमीटर। अरे वाह, y की वैल्यू हर बार मिल रही है, x की वैल्यू कुछ भी रख दो, y मिलता ही चला जा रहा है। तो हम बोलते हैं y इज डिफाइंड फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। बोलो क्लियर हुआ? डिफाइंड का मतलब क्या हुआ, y की कोई वैल्यू मिलेगी, y की वैल्यू इन्फानाइट नहीं हो सकती है। डिफाइंड का मतलब वो ये हुआ कि y की वैल्यू इन्फानाइट हो ही नहीं सकती। मैं बोले एक पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, वो इन्फिनिटी तक गया और फिर लौट के मारे से तो बोला यार ऐसा कोई ऑसिलेशन जो इन्फिनिटी तक जाएगा, फिर रस्सी है कि क्या है भाई? बोलो क्लियर? तो यहाँ पर बेटा जब भी y की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाती है तो हम बोलते हैं यार वो इक्वेशन ना वेव का इक्वेशन नहीं है, गलत बात है। बोलो क्लियर हुआ? समझ में आई बात? देखो यहाँ तक। और बेटा क्या लिखोगे, ये पहले लिखोगे, उसके बाद ये, उसके बाद ये। लिखो लिखो प्लीज भाई, सुनो, शांति बना के रखो। अरे 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 शांत, क्या हुआ सृजन? पेन दे रही थी, दे दो पेन, दे दो। शांत बच्चों। मिर्जा, क्या हुआ मिर्जा? अरे अरे आराम से बेटा, हरदीप की तरफ तुम किताब फेंक रहे हो जोर से। मनोज का दोस्त है। अकेवी मनोज से पंगा लेता रहता है। तेरा दोनों हाथ मिला के उसका एक हाथ है, 2.5 किलो का हाथ है। दोनों हाथ की ताकत तेरे एक हाथ में बेटा, ऐसे में कह रहा हूँ, मतलब ये है ताकत नहीं है। वो 2.5 किलो का हाथ जब लगेगा ना, आदमी उठता नहीं है, उठ जाता है। ठीक है? ए शांत रहो। ए जो गांव के बैकग्राउंड से, उससे बेटा शहरी लड़के दूर रहा करें, हड्डी वड्डी तुड़वा लेंगे अपना। 2 गज की दूरी तो उन्हीं से बना के रखा करिए, वो बोरी की तरह उठा उठा के मारेंगे। अरे बहुत, हम तो बहुत मार खाए भाई, हम तो बचपन से मार खाते आए हैं। अरे मुझे तो अदना सा लड़का मार के क्या, इतना मारा था कि मेरा गर्दन पूरा एकदम दर्द करने लगा। अदना सा लड़का। अरे स्कूल में लड़े थे भाई, घर में थोड़ी लड़े थे। अच्छा, कितने बार स्कूल पे रिक्शा वाला कितनी बार पीट दिया मुझे, ऑटो वाला हड़का दिया मुझे, कई बार मेनी टाइम्स। मैं पिटने में बहुत माहिर हूँ। मिटा दे। देखिए भाई, सुनिए, अब यहाँ पर बेटा ध्यान से प्लीज़ देखिए, ध्यान से। इक्वेशन ऑफ वेव में बेटा पहली बात आपने सीख लिया। अच्छा बताइए, वेव के इक्वेशन में y इक्वल टू फंक्शन ऑफ क्या होता है, x एंड, और वो कंडीशन याद है। कोई भी अगर वेव का इक्वेशन है तो वो कंडीशन जरूर सेटिस्फाई करेगा। कौन सा कंडीशन होगा बेटा, d2y अपॉन dx2 इक्वल टू k इंटू d2y अपॉन dt2। रुक जा, आराम से सुनते रहो। अब ये देखा गया बेटा कि इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव में, इन इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव, आराम से सुनते रहना,
अगर कोई इक्वेशन है ट्रैवलिंग वेव का, देखो बेटा समझना ध्यान से, इधर देखो, बातें मत करो। देखो सुनो भाई सुनो, वेव दो तरह का होगा, एक होगा ट्रैवलिंग वेव और एक होगा स्टैंडिंग वेव। कभी भी स्टैंडिंग वेव देखोगे ना तो वो वेव चलता हुआ नहीं दिखाई देगा, वो चलेगा नहीं, वो वेव होगा लेकिन वो चलेगा नहीं। स्टैंडिंग वेव एक ऐसा वेव होता है जो एनर्जी प्रोपागेट नहीं करता है। एनर्जी प्रोपागेट किस में नहीं करती? तो स्टैंडिंग वेव, उसमें बहुत सारे पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे होंगे लेकिन उसमें एनर्जी नहीं जाती है, वो स्टैंडिंग वेव कहलाता बेटा। वो मोशन करता हुआ वेव दिखाई नहीं देगा। जब दो वेव के सुपरपोजिशन से वो वेव बनता है ना तो वो स्टैंडिंग वेव होता है। स्टैंडिंग वेव हम कई बार अपनी लाइफ में देख चुके हैं, हम लोग कई बार मेनी टाइम देखते हैं। आप जैसे दो रबर के दोनों एंड को अपने हाथ में बीच में फंसा लीजिए ठीक से, और रबर को बीच में प्लग करिए, ऑसिलेट करता है। सही जगह पर ऑसिलेट करेंगे सही फ्रीक्वेंसी से तो दो लूप बन जाएगा, 2 लूप, 3 लूप, 4 लूप, ऐसे करके कई सारे लूप बनाए गए हैं। आप कभी ढक्कन में ऐसे फूंक मारते हैं, तेज आवाज़ आती है, 1 मिनट, सही से नहीं मारते हैं तो आवाज़ की इंटेंसिटी कभी हाई नहीं होती है, सही से मारते हैं तो इंटेंसिटी हाई हो जाती है। जिस समय हाई इंटेंसिटी होती है उससे मतलब होता है स्टैंडिंग वेव बना उस ऑर्गन पाइप के अंदर। जब भी स्टैंडिंग वेव बनता है तो हाई एनर्जी होती है, आपको तेज साउंड सुनाई देगा। आराम से बेटा, अभी नहीं बजाना, आराम से, पता चला क्लास पे सीटी मारने लगे, आराम से। रुके 1 मिनट रुके, मुझे बोलने दीजिए। मैं जितना बोलूँगा वेव उतना ही इमेजिन कर पाएंगे और वेव समझ पाएंगे, क्वेश्चन बनाने में मज़ा भी आएगा। रुके पहले, कभी भी इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव होगा बेटा तो ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन में हमेशा फंक्शन ऑफ एक्स प्लस माइनस बी टी का फंक्शन रहेगा। रुकिए, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स, रुकिए, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स, एक्स और टी इस तरह से बीच में प्लस और माइनस, ए और बी नंबर होगा बेटा, जैसे 2 होगा या 3 होगा या 1 या 1 है ना, होगा जरूर, 0 नहीं होगा। पता चला 0 × x 0 हो गया, केवल t हो गया तो गलत हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ वेव नहीं है ये। यहाँ पर बेटा x और t इस तरह से रहेंगे, ब्रैकेट में अंदर एक साथ रहेंगे, ब्रैकेट के बाहर रूट हो, स्क्वायर हो, क्यूब हो, कुछ भी हो। अब मैं बोलूँ कि क्या ये इक्वेशन वेव का, ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस बी टी स्क्वायर? तो बोलेंगे नो सर, गलत ना। ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन में एक्स और टी एक साथ इकट्ठा हो, होल पावर में उस कुछ भी हो, या आगे साइन हो, कॉस हो, टेन हो, लॉग हो, कुछ भी हो, लेकिन साथ में इकट्ठा एक्स और बी टी को एक साथ रहना। ऐसे आप बोल सकते हैं कि यस इट मे बी द इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव, ये तो होगा ही होगा। अगर ऐसे करते, यस अगर हम ऐसे करते बेटा कि 1/x प्लस बी टी प्लस 2, यस दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव, एक्स और टी एक साथ ऐसे है। आप बोल सकते हैं यस दिस मे बी द इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव, यस ये है ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन। कुछ भी लगाओ लेकिन एक्स और बी टी यानी एक्स और टी एक साथ इकट्ठा ऐसे होने चाहिए, तब हम ऐसे वेव को बोलते हैं ट्रैवलिंग वेव। यानी ये वेव जो ट्रैवल कर रहा हो, प्रोपागेट कर रहा हो, आगे जा रहा हो। समझ में आ रही बात? फिर सुनिए बेटा, ध्यान से सुनिए, किसी भी ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन एक्स प्लस माइनस बी टी का फॉर्मेट होता है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ, ध्यान देना बेटा, मैं आपसे कहूँ क्या x प्लस 2t का होल स्क्वायर, क्या ये ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन है? तो है। अब एक बार सवाल ये पूछा गया, इज दिस इक्वेशन ऑफ वेव? तो हम बोलेंगे देखिए, केवल x प्लस बी टी पहचान करके हम ये नहीं बोलेंगे कि ट्रैवलिंग वेव है ये। हाँ, अगर ये वेव होगा तो ट्रैवलिंग वेव होगा। पहले ये चेक करेंगे क्या वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्या वो उसने प्री एग्जाम पास कर लिया, क्या उसने एडवांस का एग्जाम पास कर लिया। अगर ये दोनों एग्जाम पास कर लिया तो बोलेंगे वेव है, और अगर वेव है तो फॉर्मेट देखो, अच्छा इस तरह का फॉर्मेट है, तब ये ट्रैवलिंग वेव है। सर नहीं आया समझ में? इसने प्री एग्जाम पास कर लिया, एडवांस का एग्जाम पास कर लिया, अब ये हो सकता है एम्स का डॉक्टर बने, एम्स से MBBS करे, SN मेडिकल कॉलेज से MBBS करे, या FMC पुणे से मेडिकल MBBS करे। फिर वो रैंकिंग होती है अलग अलग, कोई ट्रैवलिंग वेव हो सकता है, कोई स्टैंडिंग वेव हो सकता है कि नहीं, लेकिन वो वेव होगा। तो पहले में ये चेक करना होगा कि क्या वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है। d2y/dx2 ऐसे बताया था ना, d2y/dx2
इक्वल टू कांस्टेंट इंटू d2y अपॉन dt2। कोई भी इक्वेशन इसको पहले सेटिस्फाई करना चाहिए। एक काम करते हैं, प्री निकालने वाले तो बहुत लोग होंगे। जैसे मान लो नीट के एग्ज़ाम में 2 लेवल हो जाए, मान लो जो प्री निकालेगा उसकी संख्या 1.5 लाख होगी। 1.5 लाख बच्चों को प्री एग्ज़ाम, ऊपर से 1.5 लाख बच्चों को छाट लेंगे। प्री के रिजल्ट आ गए, 1.5 लाख बच्चे सेलेक्ट हो गए, प्री में क्वालिफाई कर गए। और उसके बाद उसमें से 10,000 स्टूडेंट को निकालेंगे जो एडवांस को क्वालिफाई करेंगे। बोलो क्लियर? मैं जैसे एग्ज़ाम लेने वाला हूँ और आप स्टूडेंट है, कैंडिडेट है, 16 लाख स्टूडेंट फॉर्म भर दिए, तो मैंने डिसाइड करा प्री में मैं 1.5 लाख बच्चे लूँगा। अब मैंने सबका पेपर मार्क्स देखना शुरू करा, ऊपर से 1.5 लाख बच्चों तक के मार्क्स मैंने देखे घटते क्रम में, सबसे अच्छे मार्क्स, फिर उससे कम 1.5 लाख बच्चे छाट लिए। 1.5 लाख बच्चे में जो लास्ट बच्चा था उसका नंबर आया 500 नंबर, मान लो, मतलब 500 नंबर प्री का कट ऑफ है। 500 से जो नीचे है वो प्री में सेलेक्ट नहीं हुआ। 1.5 लाख बच्चे 500 के अंदर, 500 के ऊपर वाले थे, मैंने छाट लिए। अब मैंने कहा यार मैं एडवांस लेवल कराता हूँ, एडवांस लेवल में मुझे 10,000 बच्चे चाहिए, सीटें 10,000 है मान लो, तो 10,000 बच्चे, तो मैं ऊपर से 10,000 गिनता चलूँगा। आखिरी बच्चा मान लो आया 600 नंबर का, तो मैंने कहा 600 नंबर से नीचे जिसका है वो फेल हो गया। अब बाकी के 600 ऊपर वाले 10,000 बच्चे थे, तो 10,000 बच्चे मैंने छाट लिया। मैंने बोला भैया तुम लोग सेलेक्ट हो गए यार, जाओ एडमिशन कराओ, ये रूल है। अब सोचो बेटा, मैं आपसे कहूँ कि ये वेव का इक्वेशन है या नहीं है, तो मैं इसे पहले चेक करूँगा। मैं प्री वाला रिजल्ट देखूंगा कि एडवांस वाला रिजल्ट देखूंगा? बताओ जल्दी। अब मैं प्री वाला क्यों देखूंगा? मुझे तो 1.5 लाख बच्चों के रिजल्ट देखने पड़ेंगे, फिर 1.5 लाख बच्चों को चुनना पड़ेगा। कहाँ है तू? पहले एडवांस देखता हूँ, क्योंकि जो एडवांस क्वालिफाई करेगा वही तो डॉक्टर बनेगा। तो मैं प्री क्यों देखूँ? मैं तो एडवांस का रिजल्ट देखूंगा। 1.5 लाख बच्चे देखूंगा, 16 लाख में थोड़ी ना ढूंढूंगा रिजल्ट। नहीं आया समझ में? सिरजन का खोपड़ी खराब हो गया सिरजन के गाँव से। अच्छा, प्री के लिए कितने बच्चों ने फॉर्म भरा? 16 लाख। कितनों का रिजल्ट आया? अब 16 लाख बच्चों के नंबर सामने पड़े हुए हैं, उसमें ऊपर से जो 1.5 लाख बचे, तो मैं बोलूँगा बेटा पता नहीं इसका हो सकता है 1.5 लाख में 1,25,000 रैंकिंग होगी, तो आपको 1,25,000 आने में टाइम लगेगा ना। तो मैं वो काम क्यों करूँ? मैं सीधा बोलूँगा एडवांस वाला निकालना यार, कि 1.5 लाख में 10,000 बच्चे सेलेक्ट होने। मैं देखूँगा ये 10,000 में है कि नहीं है, ये नहीं देखूंगा ऊपर से 10,000 में है कि नहीं है। एडवांस के रिजल्ट में मैं ऊपर से 10,000 बच्चों में देखूंगा। बैल बुद्धि दिमाग लगा, खोपड़ी नहीं है। बताओ ये वेव है कि नहीं है? इसके लिए मैं प्री का रिजल्ट देखूं कि एडवांस का रिजल्ट देखूं? एडवांस का। अगर एडवांस के रिजल्ट में ये शामिल है तो बोलो वेव है पक्का, क्योंकि क्वालिफाइड स्टूडेंट है। एडवांस क्वालिफाई कर गया, एडवांस क्रैक कर गया, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है प्री में भी रिजल्ट रहा होगा। अगर प्री में रिजल्ट नहीं आता तो एडवांस के लिए फॉर्म ही नहीं भर पाता। अरे बोलो ना बैल। तो मैं ये वेव है कि नहीं है, मैं कौन सा रिजल्ट देखूंगा? प्री का रिजल्ट या एडवांस का रिजल्ट? तो मैं एक काम करता हूँ ना, एडवांस का रिजल्ट चेक करता हूँ। y शुड बी डिफाइंड फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, बोला था ना, y शुड बी डिफाइंड फॉर, चलो x की वैल्यू इन्फिनिटी रख के देखो। इन्फिनिटी में 2t जोड़ोगे तो क्या आएगा? इन्फिनिटी का होल स्क्वायर कितना आएगा? हाँ, y इक्वल टू इन्फिनिटी हुआ। इन्फिनिटी पॉसिबल है? वाई तो डिफाइंड ही नहीं हुआ। मैं बोलूँगा बेटा तेरा एडवांस का रिजल्ट ही नहीं था, मैं तो श्योर हो गया तू डॉक्टर नहीं बना था। नहीं आया समझ में? सिरजन की खोपड़ी खराब। सिरजन बोली आप क्या बोल रहे हो? अच्छा ये आप लोग को नहीं आया? नहीं आया? अच्छा चलो, 2 शर्तें थी वेव के लिए। हम दूसरा वाला शर्त पहले देखते हैं, क्योंकि दूसरा वाला, ये वाला शर्त के लिए मुझे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। y को 2 बार डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, फिर तो टाइम टेकिंग होगा। तो मैं काम करता हूँ सेकंड वाला जो कंडीशन वही पहले देखता हूँ कि अगर वो हो गया तब ये चेक करूँगा। बोलो क्लियर? सेकंड वाला क्या था कंडीशन? y शुड बी डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। चलो भाई x की वैल्यू कुछ भी रखेंगे, y को डिफाइंड होना चाहिए, अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। अनडिफाइंड का मतलब क्या होता है? इन्फिनिटी नहीं आनी चाहिए। चलिए रख के देखते हैं। x की वैल्यू इन्फिनिटी रखो, इन्फिनिटी में 2t जोड़ोगे कितना आएगा? इन्फिनिटी का स्क्वायर कितना होगा? y इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी अनडिफाइंड हुआ, जबकि क्या होना चाहिए था? डिफाइंड होना चाहिए था। डिफाइंड नहीं है सर, ये क्या ये वेव होगा? अगर ये वेव होता तो बोलते ट्रैवलिंग वेव। बेटा तू तो वेव ही नहीं है, तू वेव नहीं है, खत्म हो गया कहानी, ये वेव नहीं रहा। बोलो क्लियर?
रुक जाओ एक सेकेंड रुक जाओ। अच्छा बताओ बेटा, अगर मैं बोलूँ y इक्वल टू एक्स प्लस 2t का होल स्क्वायर प्लस 1, क्या ये वेव का इक्वेशन है? तो क्या मैं वो d2y वाला से चेक करूंगा? अरे नहीं सर, क्या कर रहे हो? पहले दूसरा वाला चेक कर लो ना। दूसरा वाला चेक करूं? दूसरा वाला क्या था? y शुड बी डिफाइंड फॉर एनी वैल्यूज ऑफ x। चलो आओ मिलकर रखते हैं। x की वैल्यू इन्फिनिटी रखूं? अरे इन्फिनिटी रखूं? चलो इन्फिनिटी प्लस 2t, इन्फिनिटी का होल स्क्वायर, इन्फिनिटी में 1 जोड़ा, 1 अपॉन इन्फिनिटी। हाँ y 0 हो सकता है, बस इन्फिनिटी नहीं आनी चाहिए। अरे बोलो। फिर मैंने कहा x की वैल्यू 0 रखो, या x प्लस 2t 0 रख लो। नहीं हो सकता 0? x प्लस 2t 0 नहीं हो सकता। बोले पता नहीं, एक काम करते हैं, t की वैल्यू 1 तो 2 हो गया, और x की वैल्यू -2 कर लो ना, -2 प्लस 2 0 हो जाएगा। मान लो x प्लस 2t 0 आ गया, 0 का होल स्क्वायर, 0 प्लस 1 1/1। अरे ये वैल्यू 1 आई। अरे बताइए इन्फिनिटी पे रखो तो कुछ आ रहा वैल्यू, 0 आ गया। मान लो x प्लस 2t मैंने कहा बिल्कुल बुरे हालात में भी 0 हो गया, तो 0 का स्क्वायर 0, 0 प्लस 1 1, 1/1 1। अरे y तो कभी इन्फिनिटी आ ही नहीं सकती। तो बोले सर ये वेव है। क्या बोलेंगे? क्योंकि मैंने एडवांस का रिजल्ट चेक करा है। मैंने किसका रिजल्ट चेक करा? तो मैं पहले से श्योर हो जाऊंगा, प्री में तो क्वालिफाई करा ही होगा। नहीं आया समझ में? तो मैं बोले सर दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेव। यस सर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ, यस गुड। अच्छा एक मिनट बताओ बेटा, एक मिनट इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। अच्छा बताओ बेटा, y इक्वल टू tan x प्लस 2t, क्या ये वेव का इक्वेशन है? चलो चेक करते हैं ना। मान लो x की वैल्यू इन्फिनिटी, tan इन्फिनिटी नहीं होता है, बुद्धि लगाना, एंगल रख लो ना, ऐसा रखो, एंगल रख के चेक करो ना। अब tan इन्फिनिटी डिग्री मुझे क्या पता, बुद्धि दिमाग है ही नहीं। ऐसा करते हैं, tan थीटा सोच के चलते हैं। अगर ये 90 डिग्री हो गया, π/2 हो गया, π/2 का मतलब हुआ 3.14/2, 1.57 हो गया, तो क्या ये इन्फिनिटी हो जाएगी? हो सकता है x की वैल्यू, मैंने बोला कि बेटा x की वैल्यू ऐसा कर लो, माइनस में कर लो, और t की वैल्यू 1 कर लो, 2 में से कुछ घटाया, पता चला 1.57 आ गया। मान लो मैंने 2t में t की वैल्यू 1 कर लिया, और x की वैल्यू मैंने ले लिया 0.2 में से कितना घटाया कि 1.57 आया? 43। अब मैंने कहा x की वैल्यू -0.43 हो गया। अब घटाने पर कितना आएगा? 1.57 इज π/2, π/2 का मतलब 90, और tan 90 डिग्री बिकम्स इन्फिनिटी। तो बोले अरे सर इन्फिनिटी हो सकती है इसकी वैल्यू, और जब y इन्फिनिटी हो जाती है तो अनडिफाइंड हो जाएगा। सर ये एडवांस ही नहीं निकाल पाया था लड़का, एडवांस के रिजल्ट में ढूंढा, ये तो था ही नहीं। हम बोले यार ये तो डॉक्टर नहीं बना था, फिर प्री में हो चाहे नहीं हो, एडवांस का रिजल्ट नहीं था, तो इसका मतलब ये डॉक्टर नहीं बना है, ये वेव नहीं है। बोलो क्लियर हुआ? थोड़ा थोड़ा समझ में आया बेटा? कैसे करते हैं समझ में आ रहा है? क्या ढूंढना होता है आपको? अगर ऐसा इक्वेशन दे दे तो आपको क्या करना है? यही चेक करना है कि y डिफाइंड है कि नहीं है। अगर अनडिफाइंड इन्फिनिटी, अगर y की वैल्यू इन्फिनिटी आ गई तो फटाक से बोला नो वेव। बात समझ में आया? ये वेव नहीं है। रुक जाओ पहले, रुक जाओ पहले। अच्छा कभी कभी ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एकदम से धोखा हो जाएगा। ये जो पहला इक्वेशन है ना, उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अगर आप इसको y को ना x के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट करो, फिर t के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट करो, फिर दोनों को डिवाइड करो, एकदम एग्जैक्टली कांस्टेंट आ जाएगा। तो बहुत लोग बोलते हैं अरे सर ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? इसीलिए कभी भी क्वेश्चन नीट के अंदर आए और बोले कि ये इक्वेशन क्या एक वेव को रिप्रेजेंट करता है, तो बस आपको क्या करना चाहिए, जो मेरा मेथड है वही करना। आप सेकंड वाला पहले चेक कर लेना। समझ में आ रहा है? सेकंड वाला पहले चेक कर लेना, आराम से चेक कर लोगे, अगर आ गया तो समझ जाना हो जाएगा, क्योंकि वो सेकंड लेवल की चीज़ है। पहला लेवल जो क्रॉस करेगा वो सेकंड पे जाएगा। अरे बात ही नहीं समझते हैं भाई।
अच्छा चलिए, अब मुझे ये बताए बेटा, क्या ये इक्वेशन, चलिए होल स्क्वायर कर देते हैं ना, या चलिए यही रहते हैं, क्या ये इक्वेशन वेव का इक्वेशन है? इज दिस ए वेव इक्वेशन? चलो चेक करते हैं, अरे चलो चेक करते हैं है या नहीं है, चेक करेंगे ना पहले। चलो एक काम करते हैं, हो सकता है x प्लस 2t 0 हो जाए, ऐसा एक कॉम्बिनेशन बन सकता है ना, x की वैल्यू प्लस में भी हो सकती है और ओरिजिन के पास इधर भी पार्टिकल हो सकता है, इधर भी हो सकता है। ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन 0 आ सकता है क्या? टाइम कभी नेगेटिव में होगी नहीं, लेकिन x तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। मान लो 0 आ गया, x प्लस 2t अगर मैंने 0 रखा, बताओ e की पावर 0 कितना होगा? 1। 0 में माइनस करो तो 0 ही आएगा ना, माइनस 0 0 ही होता है। e की पावर 0 1, क्या 1 आया? डिफाइंड है कि अनडिफाइंड है? अभी तक तो ठीक चल रहा है। क्या x प्लस 2t कभी इन्फिनिटी में हो सकता है? इन्फिनिटी में हो सकता है। मान लो x की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर ले, हाँ बोलो बोलो, मान लो x की वैल्यू इन्फिनिटी कर लिया, इन्फिनिटी में 2t जोड़ेंगे तो इन्फिनिटी आएगा। बताओ e की पावर माइनस इन्फिनिटी, बताओ e की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है बेटा? 0। अरे वाह सर, हो रहा है सर, देखिए अभी तक डिफाइंड हो रहा है। मेरे पास 3 वैल्यू है, 0, इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी। मान लो x प्लस 2t की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी पुट कर लो, माइनस इन्फिनिटी। बताओ x प्लस 2t की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, एक माइनस पहले से तो माइनस माइनस, e की पावर इन्फिनिटी आई, e की पावर इन्फिनिटी कितना होता बता? इन्फिनिटी। अरे बेवकूफ़ों, e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होती है। तो बोले अरे भाई, हाँ बोलो बोलो बोलो, तुमको कुछ बोलना है? अच्छा, बहुत लोग तुम्हारे यहाँ बैल e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 बोलते हो सर, और e की पावर इन्फिनिटी को इन्फिनिटी बोलते हो सर, क्या करते हो सर? बैल। हाँ बोलो बोलो, कहिए कहिए भाई, x प्लस 2t माइनस इन्फिनिटी तो हो सकता है, x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी चली जाओ, x की वैल्यू, अरे बाप रे बाप, बैल है यार, एकदम बैल है, अरे बाप रे, एकदम जंग लगा दिमाग है, और वो भी टाइटैनिक के जहाज वाला जंग जितना जंग लगा हुआ है। बेटा x की वैल्यू तुम्हें क्यों देगा? x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, आपने लाइन नहीं पढ़ा, आप लाइन ही नहीं पढ़ते हो। y इज डिफाइंड फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, आप अपनी तरफ से पुट करो ना x की वैल्यू, चेक करो। अच्छा एक बात बताओ, y क्या बताना जरा सृष्टि? अरे व्हाट इज y? y मीन्स व्हाट? डिस्प्लेसमेंट 1 नहीं हो सकता है, किसी टाइम पर मुझे 1 दिखे, y इक्वल टू 0 हो सकता है, मीन पर हो। क्या y इक्वल टू इन्फिनिटी पॉसिबल है? मैं बोलूँ मीन पोजीशन सीधा इन्फिनिटी चला गया, ऐसा ऑसिलेशन हो सकता है जो इन्फिनिटी तक जाए और फिर वापस आए? तो जब इन्फिनिटी हो गया तो इसका नॉट पॉसिबल। उस टाइप का वेव कभी हो सकता है जिसमें पार्टिकल इन्फिनिटी जाओ, ओ पैसा, ऐसा कभी होगा वेव? समझ रही हो? हम वेव पढ़ रहे हैं बेटा, कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। एक लाइन बोल चुका हूं, जब भी y इन्फिनिटी आए तो समझ जाना अनडिफाइंड। अरे शॉर्टकट ही बता रहा हूं दीदी। हाँ हाँ रखो इन्फिनिटी, चलो x प्लस 2t इन्फिनिटी तो रखा। हाँ बोलो, हाँ बोलो। ए शांत, सुन लो ना, हो सकता है कोई सही बात कर रही हो, हम लोग समझ नहीं पा रहे हो, अच्छी बात समझ में आया, बोलो। 0 कर दिया, अरे बेवकूफ़, तो मैंने इन्फिनिटी नहीं लिया, इसको पहले लिख दिया तो गुनाह कर दिया। हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो, तो बोलो ना, डाउट क्या था कि x प्लस 2t आपने बोला इन्फिनिटी ले लिया। इन दोनों को देख के आप श्योर हो गए कि वेव हो गया।
लेकिन आपको हमेशा x की 3 वैल्यू पुट करनी चाहिए, 0, इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी। तो बेटा मैंने बोला ओरिजिन से इन्फिनिटी इधर भी होता है, ओरिजिन से माइनस इन्फिनिटी इधर भी होता है। x की किसी भी वैल्यू के लिए y शुड बी डिफाइंड। मैं x 0 पर हूँ, y शुड बी 1 2 3 4 ऐसे आना चाहिए, इन्फिनिटी नहीं जाना चाहिए। 2 3 4 5 6 7 इन्फिनिटी पे रख दूँ तो भी y की वैल्यू 1 2 3 ऐसे करके घूमता रहे। माइनस इन्फिनिटी में चला जाऊँ तो भी 1 2 3, तो मैं 3 वैल्यू चेक करूँगा ना, 0 पर भी चेक करूँगा, इन्फिनिटी पे भी, माइनस इन्फिनिटी पे भी। यही तो मैं यहाँ भी चेक करा तो था, हर जगह तो यही कर रहा हूँ, 3 वैल्यू चेक कर रहा हूँ। अगर मुझे कहीं भी इन्फिनिटी नहीं दिखा तो मैं बोलूँगा हाँ सर वो वेव का इक्वेशन है। अब मैं y = x + 2t को मैंने माइनस इन्फिनिटी पुट करा, जैसे ही मैंने माइनस इन्फिनिटी पुट करा तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी, और ये माइनस इन्फिनिटी अपने आप में माइनस माइनस प्लस हो गया, e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी। मैंने कहा सर शुरुआत के 2 वैल्यू के लिए तो y सही आ रहा था, लेकिन इसके लिए y इन्फिनिटी पहुँच गई, सर गलत हो गया सर। आई बात समझ में? ये वेव नहीं रहा सर। अरे बोलो, इज दिस अ वेव? नो, दिस इज नॉट अ वेव। ये इक्वेशन ऑफ वेव नहीं है। अब बात समझ में आई? थोड़ा थोड़ा खोपड़ी खुला, पहुँचो लिखो। अरे टाइम कितना टाइम हो रहा है? 1:07 में ही पागल बन गया कि हो गया टाइम। लिखो पहले, लिखो बैल कहीं का, लिखो जल्दी लिखो। चीज़ें बहुत ही साफ और क्लियर चल रही है। सीधा सीधा ट्रिक बताया वेव को चेक करने का। बेटा शांत रहो, पहले शांत रहो प्लीज। हो गया? प्लीज प्लीज, अरे प्लीज। हाँ अब सुनो बेटा। अच्छा बताओ, वेव की इक्वेशन के लिए तुम x की कितनी वैल्यू रखोगे और चेक करोगे? कौन कौन सा? 0, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। बात खत्म, यही करना है। मिटा दें। देखो देखो बेटा, देखो अब यहाँ पर बेटा मेरी बात समझिए, जो मैं आपको बोलने जा रहा हूँ। अभी तक मैंने वेव के एक ऐसी बातें बताई जो कहीं ना कहीं अनटच्ड होगी, आपने सुना होगा तो पूरा क्लियर नहीं रहा होगा। अब चीज़ें मैंने वो सारी चीज़ें टच करा। अब ज़रा सुनिएगा ध्यान से। अगर मुझसे वेव इक्वेशन में इक्वेशन ऑफ हार्मोनिक वेव कहता है बेटा, इक्वेशन ऑफ हार्मोनिक वेव, ध्यान से सुनना, इक्वेशन ऑफ हार्मोनिक वेव, आराम से सुनिएगा क्या है ये इक्वेशन ऑफ हार्मोनिक वेव। रुकिए और आराम से सुनिए। इक्वेशन ऑफ हार्मोनिक वेव यानी कि हार्मोनिक वेव का इक्वेशन। अब सुनिए बेटा, हम लोग नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इक्वेशन ऑफ हार्मोनिक वेव के ही सवाल आते हैं। हमें किसके सवाल आते हैं बेटा? हार्मोनिक वेव के इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इसको जो मैं समझा रहा हूँ ध्यान से समझना। और इधर देखो, आराम से सुनो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। अच्छा बेटा, ये मान लीजिए स्ट्रिंग है, ठीक है ना, अभी रेस्ट में है, तो सारे पार्टिकल इसी लाइन पर सपोज करेंगे। ध्यान से देखना रचित, सारे पार्टिकल इसी लाइन पर सपोज करेंगे, प्रेजेंट होंगे ना। अच्छा, ये मान लो ओरिजिन है, ये मान लो यहाँ से मैं वाइब्रेशन शुरू करता हूँ, ठीक है बेटा। अच्छा देखो, मैंने इसे पकड़ा और ऑसिलेट कराना शुरू करा, हार्मोनिक वेव है तो कैसा ऑसिलेशन सोचेंगे? SHM, क्लियर है? अच्छा बेटा, अगर ये SHM मैनर में ऑसिलेट कर रहा है ऐसे,
सब लोग ध्यान से समझते रहना, x बराबर 0 पर ये पार्टिकल है, ये SHM मैनर में ऑसिलेट करा। इस पार्टिकल का SHM का इक्वेशन क्या लिखेंगे बच्चों? A sin ओमेगा t प्लस फाई। क्यों भाई? ज़रूरी है कि जब मैंने स्टार्ट करा था देखना तो मीन पर ही था, कहीं भी हो सकता है ना। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ SHM। जब मैंने टाइमर ऑन करा तो हो सकता है पार्टिकल कहीं आधे एम्पलीट्यूड पे हो, तो देयर इज द सम इनिशियल फेज। हो सकता है मीन पोजीशन पर हो तो 0, एक्सट्रीम पर हो तो 90, कुछ भी हो सकता है। चलो ठीक। अब मैंने जब देखना शुरू करा तो टाइमर ऑन करा और t बराबर 0 पर देखा कि कहीं यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ कहीं भी हो सकता है। उसके अनुसार मैंने इक्वेशन लिख दिया, a sin ओमेगा t प्लस फाई। a इज द एम्पलीट्यूड, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फाई इज द इनिशियल फेज। अब ये डिस्टर्बेंस जो प्रोड्यूस करा, ये डिस्टर्बेंस बेटा ऐसे करके आगे जाएगा, अरे जाएगा कि नहीं जाएगा? और ये डिस्टर्बेंस आगे जाएगा, पार्टिकल को ऑसिलेट कराना शुरू करेगा। मान लीजिए बेटा x डिस्टेंस दूर एक पार्टिकल मैं देख रहा हूँ पॉजिटिव x की तरफ है, दिस इज द पॉजिटिव x, दिस इज द पॉजिटिव x एक्सिस है बेटा, ठीक। तो मैंने x डिस्टेंस पर एक पार्टिकल इसको देखा, ठीक है बेटा। अब देखो मैंने टाइमर यहाँ से ऑन करा है, टिक, और ये अपना ऑसिलेशन कर रहा है, इसका मैंने इक्वेशन लिख दिया। अब टाइमर में टाइम बढ़ता जा रहा है, डिस्टर्बेंस यहाँ प्रोड्यूस हुआ, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। उतनी देर तक ये पार्टिकल बिल्कुल रेस्ट में रहेगा, हिलेगा नहीं बिल्कुल, जब तक कि डिस्टर्बेंस यहाँ से यहाँ नहीं आएगा। बताओ बेटा यहाँ से यहाँ तक डिस्टर्बेंस को आने में कितना टाइम लगेगा? अगर मैं बोलूँ वेव की स्पीड है v, मान लीजिए जो वेव प्रोड्यूस हुआ, डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हुआ, v स्पीड से चलता है इस रस्सी पर, कांस्टेंट स्पीड v से चलता है। तो बताओ बेटा यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगेगा? जल्दी बताओ। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, x बाई वी टाइम लगेगा, x बाई वी टाइम। मान लो ये x बाई वी टाइम है 1 सेकेंड, तो घड़ी में 0, 0.1, मैंने देखा वो हिल ही नहीं रहा, वो ऑसिलेट कर ही नहीं रहा, 0.2, 0.3, ऐसे करके वो 1 सेकेंड हुआ। जैसे ही 1 सेकेंड हुआ तब ये ऑसिलेट करना शुरू करा ना। जैसे ही 1 सेकेंड हुआ तब ये यहाँ पर जर्क पहुँच गया, ये डिस्टर्बेंस यहाँ पहुँच गया। अब फटाक से ऐसे रस्सी का टेंशन ऊपर खींचा रहे, भाई क्या कर रहा हूँ, चलो ऑसिलेट कर। अब ये बेचारा ऑसिलेट करना शुरू करा, बोलो क्लियर। तो मुझे इसके मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट लिखना बेटा, मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट लिखना है ना। ये अच्छा बताओ बेटा ये कैसा ऑसिलेशन होगा? SHM, हार्मोनिक मोशन, हार्मोनिक वेव में सारे पार्टिकल SHM मैनर में ऑसिलेट करते हैं। अच्छा इसके लिए इक्वेशन क्या लिखोगे y का? तो मैं इसके लिए y का इक्वेशन लिखूंगा a sin ओमेगा, और t की जगह लिखूंगा t प्लस एक्स बाई वी प्लस फाइव। अब आप बोलेंगे सर ये क्या कर दिया आपने, क्या ये x बाई वी टाइम के बाद जाके ऑसिलेट करना शुरू करा? अब माइनस करूंगा कि प्लस करूंगा? माइनस करूंगा। बताता हूं क्यों माइनस करा। एक मिनट इधर देखना, ओमेगा टी में टी का वैल्यू t माइनस एक्स बाई वी करूंगा। जरा सोचना, 12 बजे ये ऑसिलेट करना शुरू करा, 1 घंटा लग गया, 1 बज गया, 1 घंटे में यहाँ डिस्टर्बेंस पहुंचा, ठीक। मैंने बोला बेटा 1:30 बजे बताओ ये पार्टिकल का मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट, तो आप क्या बोलोगे? 1:30 बजे में सर 1 बजे 1 घंटा तो ऐसे ही वेस्ट हो गया। क्या 1 घंटा ऐसे ही वेस्ट हो गया? क्या 1 घंटे तक ये ऑसिलेट कर पाया? कितना देर ऑसिलेट करा? केवल आधा घंटा ही तो ऑसिलेशन का चांस मिला कि नहीं मिला? तो ये कितने देर तक ऑसिलेट कर पाया? t माइनस एक्स बाई वी टाइम। ये 1.5 घंटा, इसमें 1 घंटा घटाएंगे, आधे घंटे का ये टाइम मिला इसको ऑसिलेशन करने का। उतने देर में भाई पूछ रहे हो, यहाँ आधा घंटा रखेंगे, ओमेगा इंटू आधे घंटे प्लस 5 इक्वल टू वाई। नहीं आया समझ में? बोलो इसके ऑसिलेशन को कितना टाइम मिला? बस t माइनस एक्स बाई वी टाइम मिला। t क्या बेटा? टाइमर जो घड़ी में शो कर रहा है, जैसे मैंने घड़ी लिया हुआ है 1:30 बजा, अभी 1:30 बजे इस पार्टिकल का बताओ कितना होगा, कहाँ होगा? आप बोलेंगे 1:30 बजा ना, 12 बजे स्टार्ट किया था ना, 1:30 बजे पूछ रहे हो इसका। 1 घंटा तो इसको वैसे ही रेस्ट में रहा, ऑसिलेट ही नहीं कर पाया बेचारा, तो आधी घंटा तो ऑसिलेट करा, तो t माइनस एक्स बाई वी करेंगे। एक्स बाई वी वो टाइम है जो डिस्टर्बेंस को यहाँ तक पहुँचने में लगा, उतनी देर तक बेचारा रेस्ट में था। नहीं आया समझ में?
रुक जा, लिखना नहीं, समझने वाली बात है। तो क्या इक्वेशन ऑफ हार्मोनिक वेव, अब देखना तो बेटा, देखना तो यही तो है इक्वेशन ऑफ हार्मोनिक वेव। सो y इज इक्वल टू होता है a साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा बाई वी इंटू एक्स प्लस फाइव। रुक जाओ भाई, रुको, क्या t माइनस सिक्स बाई वी समझ में आया बेटा? सही लिखा ना मैंने? तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा बाई वी इंटू एक्स प्लस फाइव। अच्छा बेटा, ओमेगा क्या है जल्दी बताओ? वी क्या है? किसकी वेलोसिटी? थप्पड़ मारूंगा, पार्टिकल की वेलोसिटी है। ऐसे चेम मैंने वाइब्रेट करा, पार्टिकल की वेलोसिटी बार बार चेंज करेंगे। वेव की स्पीड, डिस्टर्बेंस की स्पीड, आ रही समझ में बात? आप क्या बोलेंगे? वी इज व्हाट? वेव वेलोसिटी, वेव की वेलोसिटी। क्लियर है? एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन। जहाँ एक्स बराबर 0 वहाँ से पार्टिकल कितनी पोजीशन पर है? एक्स पोजीशन पर है, एक्स वही है। बोलो क्लियर? फाइव इज कॉल्ड किसका इनिशियल फेज? इस पार्टिकल का या जो सोर्स वाला पार्टिकल है, यानी एक्स बराबर 0 पर जो पार्टिकल का इनिशियल फेज। व्हाट इज फाइव? जल्दी बताओ। दो तरीके से बोल सकते हैं सर, एक्स बराबर 0 पर जो पार्टिकल का इनिशियल फेज था वही फाई है, या सोर्स पार्टिकल जिसको आपने ऑसिलेट कराना शुरू करा था वही सोर्स था, उसी से सारा डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ है, वो उसका इनिशियल फेज इज द फाई। फाई इज व्हाट? इनिशियल फेज ऑफ दिस पार्टिकल और दिस पार्टिकल। दिस पार्टिकल इज व्हाट? एक्स बराबर 0 वाला पार्टिकल। नहीं आया समझ में? ए इज व्हाट? अच्छा एक बात बताओ बेटा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है और स्पीड ऑफ द वेव इज आल्सो कांस्टेंट। ये भी कांस्टेंट और ये भी, अरे ये भी कांस्टेंट और ये भी। सो द जनरल इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ हार्मोनिक वेव इज रिटन एज ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। दिस इज द इक्वेशन ऑफ हार्मोनिक वेव। शांति, क्या इक्वेशन ऑफ हार्मोनिक वेव थोड़ा सा समझ में आया? शांति, शांति। चलो बस, कल इक्वेशन ऑफ वेव वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। कल इक्वेशन ऑफ वेव आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, मतलब कल इक्वेशन वाला हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना बेटा? जरा ये सोने दीजिए।